हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो आंसर की आई है तो ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो आपको पता हुआ कल के डेट में आई हुई है 20 अगस्त को। मैंने भी आंसर की एक वीडियो बनाई थी और अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। तो आंसर की कल के डेट में आपको पता होगा कि 6 PM पर आंसर की अपलोड हुई है, लिंक एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद सारे लोग लगभग आंसर की देख चुके हैं। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है, इसीलिए मैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूं डेट वाइज, शिफ्ट वाइज। ठीक है, इसके बाद मैं चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज भी सॉल्व कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की अलग, फिर परसेंटेज की अलग, ऐसे करके ज्योमेट्री मेंसुरेशन की अलग। अभी मैं शिफ्ट वाइज कराने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि टोटल 36 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 36 सेट हैं इसके। ठीक है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर मेरे मेल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का और मेल का, आप वहाँ पे अगर आपने सीएचएसएल का पेपर दिया है तो अपने आंसर की पीडीएफ जो होती है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखो दोस्त, मैं आपसे पीडीएफ बस इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं उसका वीडियो सोल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, आप चाहे तो अपना नेम और रोल नंबर जो प्राइवेट सेक्शन होता है उसको सेव कर सकते हैं, खुद से ऐसे इरेज कर सकते हैं जैसे इरेज किया गया है। ठीक है, या फिर आप हमारे पास भेजेंगे तो भी मैं पहले वैसे इरेज करूंगा उसको, उसके बाद ही उसकी वीडियो आएगी। और वैसे भी कहीं भी रोल नंबर लिख के या कैंडिडेट का नेम लिख के मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बस आपसे इसीलिए मैं मांग रहा हूं कि जैसे हमने मान लीजिए किसी साइट से मैंने डाउनलोड किया पेपर, अब साइट से पेपर डाउनलोड करने पर क्या होता है कि वे लोग अपने वाटरमार्क लगा देते हैं और उसके बाद जो क्वालिटी होती है पीडीएफ की वो लो हो जाती है। एक्चुअली में वो फोटो ही रहता है, फोटो को पीडीएफ बनाया रहता है, तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। और क्वालिटी लो हो जाने के कारण क्या होता है कि वीडियो में जो क्वेश्चन दिखते हैं वो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखते हैं, वो धुंधले दिखने लगते हैं। ठीक है, और धुंधले दिखने से प्रॉब्लम हो जाता है, आप ही लोगों को दिक्कत होगी। मुझे क्या, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तो पढ़ ही लूँगा किसी तरह, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो आपको वो सही क्वेश्चन दिखेगा नहीं, उसमें धुंधला दिखने लगता है, क्लियर पिक्चर नहीं आती है, क्लियर वीडियो भी नहीं बन पाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिन दोस्तों ने सीएचएसएल का पेपर दिया है वो जरूर से अपना आंसर की हमारे साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जीमेल का भी और साथ में टेलीग्राम का भी, आप दोनों पर ही जाकर के कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और अगर आप ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना क्यों आवश्यक होता है। प्रीवियस ईयर आपने जैसे देखा होगा दोस्तों कि सीएचएसएल प्री के पेपर रिपीट हो गए, कई सारे सीएचएसएल प्री के क्वेश्चन रिपीट हो गए कई सारे सीजीएल में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। वैसे ही सीजीएल प्री के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सीपीओ में, या सीपीओ के क्वेश्चन सीजीएल में रिपीट हो जाते हैं। तो सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल इनके क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन रिपीट ना हो, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है, बस डेटा चेंज होता है। ठीक है, जैसे ये सवाल जब से आया है सीपीओ में पहली बार देखने को मिला था और सीएचएसएल में भी, जैसे ऐसे दे दिया कि 7, 3, 2 XY और 8 एक नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। तो आप बताइए कि 2x - 3y का न्यूनतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा। तो ये जब से आया है तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होने लगे। ठीक है, हर एक पेपर में आ ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये बात आपको समझनी चाहिए दोस्तों कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खास करके मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है और इंग्लिश का, ये देखो रीजनिंग तो आप बाद में भी सेट लगा के कर सकते हो, लेकिन मैथ का सॉल्व पेपर होना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ आती है तो आप डेफिनेटली ये सीएचएसएल का सॉल्व पेपर देखें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और जिस दोस्त के पास आंसर की पीडीएफ है वो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम पे उसे शेयर कर सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, इस बार मैंने डीआई भी साथ में कराया है इसी वीडियो में। इससे पहले जब मैं सोल्यूशन लाता था, या ज़्यादातर सोल्यूशन लोग लाते हैं तो डीआई नहीं कराते हैं, बोलते हैं कि डीआई की अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार डीआई भी साथ में कराऊंगा, तो डीआई का भी ज़बरदस्त मैं सोल्यूशन देने वाला हूं, आप ध्यान रखिएगा। मेरी स्पेशल डीआई की एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा। उसमें आप देखेंगे कि मैं डीआई को किस तरह से सॉल्व करता हूं। तो बड़ा सवाल हो या छोटा सवाल हो, कठिन सवाल हो या आसान सवाल हो, सबको मैं कोशिश करूँगा कि ईजी वे में आपको समझाऊँ और ईजीएस्ट तरीके से सॉल्व करूँ। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, और जिन लोगों के नंबर कम आए हैं वो डिप्रेस्ड बिल्कुल भी ना हो। कट ऑफ की वीडियो भी मेरी जल्दी ही आने वाली है, आप बस चैनल पे बने रहिए और आगे की तैयारी जारी कीजिए। ठीक है, तैयारी कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, चाहे आपके नंबर कम आ रहे हो ज़्यादा, आपको ये समझना चाहिए कि नंबर कम क्यों आया। और फिर नॉर्मलाइजेशन का खेल है, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं।
कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप तैयारी करो, ठीक है, आपको डिप्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना, शेयर जरूर से करना और कमेंट भी करके बताना कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी CHSL का सॉल्व पेपर लाना ज़रूरी है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से ज़रूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले लाने की कोशिश करी है। वीडियो को मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। देखो दोस्त, पहला सवाल जो हमारे पास है वो ये है। अभी देख रहे हो ये धुंधला है, अभी आगे देखोगे कि कुछ क्वेश्चन और भी धुंधले दिखने लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं PDF भेजो अपना, स्वयं का मतलब खुद से। चलिए अब देखिए, अब एक काम मैंने और किया है कि यहाँ पे जो आंसर होता है, आंसर की में आपको पता है कि यहाँ पे सही आंसर मार्क किया होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो जो सही आंसर है उसको मैंने हटा दिया है चिन्ह को, ताकि आप सही से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। और पूरी जो 36 शिफ्ट की जो पेपर है उसका, सॉरी आंसर ही दिख गया ना, तो जो 36 शिफ्ट का पेपर है उसका मैंने PDF डाल रखा है अपने टेलीग्राम पे, आप जाके जरूर से उसे देख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आंसर शीट इरेज करने का, आंसर इरेज करने का मतलब यही है कि आप जब वीडियो देखने के दौरान क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपके सामने आंसर ना आए, ठीक है। ऐसे आपको ज़्यादा बेटर फील होगा बनाने में क्वेश्चन को। चलो देखते हैं दोस्त, पहला सवाल हमारे पास ये है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A जो है वो 90 डिग्री है। देखो इंग्लिश वाले जो हो, इंग्लिश मीडियम की या हिंदी मीडियम की, मेरे चैनल पे कोई अंतर नहीं है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को मैं कवर करके चलता हूँ। भले ही क्वेश्चन हिंदी में लिखा है तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही उसका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो। ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, AB 20 डिग्री है और BC कितना है 29 डिग्री है। तो हमें निकालना है साइन B माइनस कॉट C, बता दो। देखो ये ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, इसमें एंगल A 90 डिग्री है, ये एंगल A हो गया, इसको मैंने B बोल दिया और इसको C बोल दिया। अब इसमें दिया है दोस्तों BC 29 है, BC कितना है 29 है, AB दिया है 20। अब आपको अगर ये पता हुआ कि 20, 29 और 21 का ट्रिपलेट बनता है, देखो 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट बनता है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, 441, और दोनों को जोड़ेंगे तो 841 जो कि 29 का स्क्वायर होता है। इसलिए ये तीनों क्या है, ट्रिपलेट है, आपको याद रखना चाहिए, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिपलेट था, मैंने ट्रिपलेट लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों साइन B। साइन B, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P होगा थीटा के सामने वाला, ये 21 था, तो B के सामने कितना हो गया 21 और बाई कितना होगा H का मतलब 29, तो नीचे मैंने लिख दिया 29। और माइनस का हमें क्या लिखना है दोस्तों, माइनस में हमें लिखना है फिर कॉट C। तो कॉट देखो C के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉट क्या होता है B/P, तो B/P का मतलब 21 और बटा कितना होगा 20, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 21/20। अब 21 कॉमन है, ये तो आपको भी पता है। अगर मैं 21 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1/29 माइनस 1/20, जिसको अगर आप घटाते हैं तो 20 में से 29 जाएगा, तो माइनस का 9 और बटा 20 गुना 29 580। अब 21 नवा कितना होता है 189, तो माइनस का 189 डिवाइडेड बाई 580, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये इजी सवाल था तो इसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं चलाएंगे, बस आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ दिमाग की ज़रूरत होगी वहाँ चलाएंगे। ये अगला सवाल देखो आप, इसमें एक ग्राफ दिया गया है ये, ठीक है, और आपको बोला क्या गया है, देखो DI का सवाल 2 नंबर पे ही आ गया। इसमें बोला गया है दोस्तों कि 2018 से, और देखो अब देखो ये सब सवाल, ये सब पढ़ के आपको टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से ज़रूरत है, जहाँ डेटा दिया हुआ है वहाँ से पढ़ना शुरू करो, जहाँ से हमें काम है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ोगे तो कम से कम कुछ सेकंड तो टाइम लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2014 से 18 तक कॉलेज A द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनों की औसत संख्या और 14 से 18 तक कॉलेज B द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनों की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है। यानी कि सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि 2014 से लेकर 18 तक कॉलेज A जो है इसमें जितने भी एप्लीकेशन मिले हैं उसके एवरेज, और वैसे ही 14 से लेकर के 18 तक कॉलेज B में जितने एप्लीकेशन आए हुए हैं दोनों के एवरेज का आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे DI को सॉल्व करने के लिए कि पहले देखो भाई 14 से लेकर के 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 सबको जोड़ो, और ये 5 साल हैं तो 5 से डिवाइड करके एवरेज निकालो। पहले एवरेज निकालो दोस्तों कॉलेज A का, फिर एवरेज ऐसे ही जोड़ के निकालो कॉलेज B का, फिर इनको माइनस करो। बताओ कितना बड़ा काम है, और बड़ा आपको भी दिख रहा होगा। तो DI में कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है जिससे ज़्यादा टाइम आपका जाए। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ये ध्यान से समझिए आपको क्या करना है ऐसे में, ठीक है।
मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको कैसे करना है। अगर आपने मेरी DI वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिए और अभी आपको पता चलेगा क्यों देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं दोस्त ऐसे में मैंने बताया था कि आप एवरेज बाद में निकालना, पहले ही डिफरेंस देख लो। तो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, A से B को मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। देखो A वाला कौन सा है दोस्त, इसमें A वाला है ये ब्लू वाला, और जो ये रेड टाइप का है ये है आपका B वाला, ठीक है। तो मैं पहले ही डिफरेंस देख ले रहा हूँ A और B का। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों A है 220 और B है 150, तो कितने का अंतर है भाई, कितना ये ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 20 और 50 70 ज़्यादा है, तो मैंने 70 लिख लिया। फिर अगले में A 160 है और B 240 है, तो कितने का अंतर है भाई? तो आप बोलेंगे 40 और 40 80 का अंतर है, लेकिन ये हमें माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A कम है और B ज़्यादा है। अगला आप देखेंगे 250 A है और 170 कौन सा है भाई? B है 170, तो 250 में से 170 घटेगा तो वापिस से ये 80 आएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा क्योंकि A ज़्यादा है। फिर आगे देखेंगे 180 में से 150 घटा दो दोस्त, तो यहाँ पर प्लस का 30 आ गया, और फिर लास्ट में 150 से 240 है, तो 150 से 240 तो यहाँ पर भी था, तो एक बार और माइनस का 80 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 80 प्लस माइनस का तो कट गया, और ये 70 और 30 100 में से 80 जाएगा तो 20 बच जाएगा। और हमें चूंकि एवरेज बताना था और 5 सब्जेक्ट थे, तो ये हमने योगफल निकाल लिया टोटल। अब इसको मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ एवरेज निकालने के लिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 अपना बिल्कुल सही उत्तर है। बोलो ये कितना इजी काम है। अगर आप अलग अलग A वाले को जोड़ते सारे को, फिर उसका एवरेज निकालते, B वाले को जोड़ते, फिर उसका एवरेज निकालते, फिर माइनस करते, एक तो आप फालतू का गुना भाग इतना कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन बढ़ाते, टाइम लगाते, उसके बाद अगर कैलकुलेशन कहीं एरर हो जाए तो फिर आंसर भी गलत आ जाएगा। तो इसीलिए मेरी DI की वीडियो जरूर देखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है, फर्स्ट वन इज ABC, सेकंड इज PQR। इनका पेरीमीटर दिया है दोस्तों 156 सेंटीमीटर एंड 46.8 सेंटीमीटर। इफ BC इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी? इजी है। सबसे पहले तो आपको ये दे दिया गया है कि सिमिलर है। अगर सिमिलर है, समरूप है दोस्तों, तो भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो डायरेक्ट मैं भुजा समानुपाती ले लेता हूँ। हमें QR पता नहीं है तो मैं पहले QR ही लिख लेता हूँ, QR के बदले में x, और नीचे क्या लिख लेता हूँ दोस्तों, अपना BC लिख लेता हूं। BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 19.5 है, ठीक है। तो जो भुजा का अनुपात होता है वही दोस्तों अनुपात होता है किसका? परिमाप का, यानी कि पेरीमीटर का। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो जो भुजाओं का अनुपात होता है, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, ठीक है। बात समझ रहे हैं? परिमाप का जो अनुपात होता है वही अनुपात भुजा का होता है, वही अनुपात ऊंचाई का होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो परिमाप का अनुपात आ रहा है वही अनुपात मैं रखने वाला हूँ। तो परिमाप का अनुपात क्या है? मैंने ले लिया कि इसका भुजा x है और पहले वाले का साइड जो है वो 19.5 है। पेरीमीटर का अगर देखते हैं तो हम लिख देंगे कि 46.8 है, और ये कितना है? 156। मैं बाद वाले को पहले से बटा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट से शुरू किया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो DS लगा लें। अब देखो ये देखने में कैलकुलेशन काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन इतना लंबा कदापि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, और कैसे इसको और जल्दी करेंगे अभी आप देखिएगा ईजिली कैसे निकल आएगा, ठीक है। पहले तो मैं x इक्वल टू लिख लेता हूँ कि ये उधर जाने वाला है, तो x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? ये 46.8 डिवाइडेड बाई 156, और इनटू का मैंने कर लिया 19.5। अब ये 2 पॉइंट तो आएगा, इसकी बात हटा दो आप। पहले आप चाहो तो काट कर चेक कर लो, 9 5 14 और 1 15, और ये 8 6 14 और 4 18 हो गया, 6 5 11 और 1 12। तो डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 तो कट जाने वाला है। इसमें 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं पहले 9 का मल्टीपल कौन सा है। तो आप बोलेंगे 7 3 10 6 16, ये तो नहीं है। ये 5 5 10 8 18, ये हो सकता है। ये 9 2 11 और 4 15, ये नहीं हुआ। और ये 6 और 5 11 और 7 18, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ कि क्या उसके बाद दोस्तों इतना तो हो गया हमने। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा कट कर लो, थोड़ा सा कट कर लो, ज़्यादा नहीं। जैसे ये आप इसको देखो, ये 4 से कट रहा है, ऊपर और नीचे दोनों 4 से कट रहे हैं। इसको मैं 4 से काट रहा हूँ, या मैं एक ही बार 12 से काट लूँ क्या? 12 से काटेंगे, 12 3 36 और 12 9 108, ये 39 टाइम्स कट गया 12 से। और ये 12 से काटिएगा तो 12 1, और फिर ये आ जाएगा 12 3 36, और ये 13 3 39। लो ये तो कट ही गया इसी से। बताओ अब ये 5 तो रहेगा ही रही, 5 3 15, लास्ट में 5 आएगा। बताओ लास्ट में 5 किस में है दोस्तों? ऑप्शन ए में है, और डी में भी लास्ट में 5 ही है। तो गुना ही कर लो फिर। टोटल 19 3 57 और 1 58.5, ये पूरा गुना ही कर दिया हमने, ठीक है।
क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 आ गया था। बात समझ रहे हो? देखो मैं पहले से सॉल्व करके, ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ हूं और आपको बता दिया एक ही बार कि नहीं आप ऑप्शन कट मत करो, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा। मैं भी आपके साथ लाइव ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने पूरा काट लिया और पूरा काट करके ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर आया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब अगला सवाल देखो, काफ़ी आसान सवाल है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको देख करके। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x इक्वल टू 0 और x जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बताना है। इस चीज़ को बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूँ दोस्तों, ये कितना बनेगा, x प्लस 1/x। मैं सबको x से भाग कर रहा हूँ और माइनस का 2 इक्वल टू 0, यही बनेगा। सबको x से भाग कर दिया, एक्स स्क्वायर को भी x से भाग किया, 1 को भी x से भाग किया और माइनस 2x को भी x से डिवाइड किया। अगर सबको मैंने x से डिवाइड किया मेरे भाई, तो यहाँ पर x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ गई ये 2 के बराबर आ गई। आपको ये वैल्यू अच्छे से याद होगी कि x प्लस 1/x अगर 2 होता है तो x की वैल्यू को हम कितना लेते हैं दोस्तों, 1 लेते हैं। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर अगर 1 रख दें तो ये कितना बनेगा, 1 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज -1 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है अपना, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला सवाल हमारा ये है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये सेम है दोनों और थीटा जो है ये लाई करता है 0 और 90 के बीच। तो आपको बताना है tan 2 थीटा प्लस कोसेक 3 थीटा माइनस सेक 2 थीटा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे थीटा की, कि थीटा की हम क्या वैल्यू रख सकते हैं। देखिए बताओ दोस्त, थीटा की मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ। यहाँ पर आप जरा एज्यूम करो, यहाँ पर अगर मैं थीटा को ले लूँ दोस्तों 60 डिग्री। अच्छा देखो 60 लेने से प्रॉब्लम क्या होगा, 60 लेने से प्रॉब्लम ये होगा कि साइन 60 कितना होता है, √3/2। अगर मैं 60 लेता हूँ तो बताओ साइन 60 √3/2 हो जाएगा और रूट आ जाएगा राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में रूट ही नहीं आएगा। इसलिए मैं 60 ना लेके अब 30 लूँगा, ठीक है। 60 ना लेके मैं 30 ले रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट ही आंसर रख दिया एक ही बार कि चलो 30 ले लो और आंसर आ गया, वो तो पहले से बना के बैठने पर पता चलेगा ना। तो यहाँ पर मैं थीटा को अब ले रहा हूँ 30 लेने से फायदा क्या है कि 30 वाले पर रूट किस में आएगा, कॉस में आएगा, और कॉस स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर थीटा को मैं 30 लेता हूँ दोस्तों तो ये कितना होगा 2 और कॉस स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बन जाएगा और राइट साइड में कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। ये देखो 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा और राइट साइड में भी कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि थीटा की वैल्यू को हम कितना ले सकते हैं 30। बस इसमें थीटा की वैल्यू को अब 30 रख दो, यहाँ 30 रखेंगे तो ये 30 दूना 60 बन जाएगा 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो यहाँ पर मैंने √3 ले लिया, प्लस अगर आप कोसेक और 3 थीटा है तो थीटा की जगह पर 30 रखेंगे, 30 या 90 90 हो जाएगा। कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और माइनस सेक 2 थीटा यानी कि सेक 60 तो कॉस 60 का उल्टा होगा यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों √3 माइनस का 1, √3 माइनस 1 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आसान है, मैंने बस थीटा की वैल्यू रख दिया है। अगला सवाल है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर जो है वो O है। ये कह रहा है कि एक कॉर्ड AB है, डायमीटर CD है, ठीक है। दोनों सर्कल के अंदर यानी कि उसके इनसाइड में, ठीक है, इंटीरियर में, सर्कल के इंटीरियर में पॉइंट E पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो आपको ये कह रहा है दोस्तों कि यदि एंगल AOD 42 डिग्री है, एंगल BOC 104 डिग्री है, तो हमें एंगल AED की वैल्यू बतानी है, वो भी डिग्री में कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कह रहा है दोस्त। तो पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इस सर्कल में ये कह रहा है कि 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है। पहले तो एक हमें डायमीटर बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर एक यहाँ से डायमीटर बना लिया। चलो 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से मैंने ये डायमीटर बना लिया, ठीक है। डायमीटर क्या है इसका, CD है। और इसमें ये कह रहा है कि एक कॉर्ड है AB जो कि CD को E पर काटती है, तो एक कॉर्ड भी मैं AB खींच लेता हूँ। चलो कैसे भी मैं काट देता हूँ, लेट से ये AB है, AB, ठीक है। और ये कहाँ पे कट करती है दोस्त, E पे कट करती है। और इसका जो सेंटर है ये O है, ये भी दे रखा है आपको। सेंटर मैंने O बना लिया, थोड़ा बड़ा O लिख देता हूँ ये। अब हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि BOC 104 डिग्री था। देखो BOC यानी कि हमें इसको O से भी मिलाना पड़ेगा और एंगल BOC जो है यानी कि ये एंगल जो है ये 104 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि एंगल AOD जो है वो 42 डिग्री है, AO और D।
तो इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। ये कितना है ए ओ डी, ये है हमारे पास 42 डिग्री, ठीक है, ये 42 डिग्री मैंने लिख दिया और ये 104 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एंगल ए ई डी बता दो। देखो ए ई डी का मतलब कौन सा एंगल हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों ए ई डी, ये वाला एंगल बता दो कितना होगा। बात समझ रहे हैं, मैं सही से लिखता हूँ, ये एंगल पूछ रहा है ए ई डी कितना होगा। बोलो क्या करें अब ए ई डी निकालने के लिए। सबसे पहले आपको पता है दोस्त कि ए ई डी किसके बराबर होगा। देखो कुछ नहीं करो, आप पहले ये दिमाग चलाओ कि ए ई डी जो एंगल होगा वो या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि हम ये एंगल निकाल लें। देखो ये जो उसके राइट साइड में है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, आपको पता होगा। तो अगर मैं ओ ई बी निकाल लूँ, देखो ओ ई बी निकाल लूँ, तो ओ ई बी और ए ई डी दोनों ही सेम है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो सेम होता है, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे वही काम कर सकता हूँ कि अगर ऊपर वाला निकाल लूँ तो नीचे वाला भी निकल जाएगा। अब ऊपर वाला निकालने के लिए मुझे जो भी यहाँ पर बातें क्लियर दिखाई देती हैं मैं वहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या क्या इस फिगर में दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं, ध्यान देना। अब ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको पतला करना चाहता हूँ ना, ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, जितना चाहिए उतना हो नहीं रहा, अभी ठीक है। चलो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्त, मैंने आपको ये बोला, एक बात समझिएगा, थोड़ा मैं इमेज को बड़ा कर लूँ बस। ये देखो कौन सा इमेज बड़ा हो रहा है, ये बस बस बस, ऐसे तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा मेरा। चलो देखो मैंने ये कहा कि देखो ये भी रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर दोनों ही रेडियस है दोस्तों, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो ये दोनों तो सेम हो गया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। यानी कि ये वैल्यू अगर थीटा हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू थीटा हो गई तो ये वैल्यू भी कितना होगी, थीटा होगी। यानी कि बी के पास वाला कोण अगर थीटा है तो ए के पास वाला भी कोण कितना होगा दोस्तों, थीटा होगा। अब एक और बात समझिए दोस्तों यहाँ पर कि ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो मैं दूसरे कलर से इसको दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला जो कोण है यहाँ पे ये, ठीक है, ये कोण जो है इसको निकाल सकते हैं। ये पूरी लाइन जो है एक्चुअली में पूरी लाइन पर 180 का कोण बनता है, जिसमें से एक साइड 104 का कोण बना है, तो राइट साइड में कितना बनेगा, 180 में से 104 घटा देंगे। और अगर मैं 180 में से 104 को घटा दूं दोस्त तो कितना बचेगा हमारा, बताओ। 180 में से 104 घटाना है तो 76 डिग्री बचेगा। इजीली आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 76 डिग्री है। ये जो पीला वाला है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कितना है, 76 डिग्री है। अब अगर ये 76 आ गया मेरे भाई, तो हम पूरा वापस से काम करते हैं। यहाँ पर देखना मैं किस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा त्रिभुज ओ ए बी में। ओ ए बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आपको पता होगा दोस्तों। तो दो कोण तो थीटा थीटा है, आपको पता है कि ए के पास थीटा है, बी के पास थीटा है, तो ये 2 थीटा हो गया। प्लस एक कोण और मिला के 180 होना चाहिए। एक कोण और कौन, ये पूरा वाला कोण, ये पूरा कोण यहाँ पर जो बन रहा है, जिसमें आधा तो 42 था और आधा हमने 72 निकाल लिया। तो 42 और 72 बताओ कितना होगा भाई। अगर आप 42 और 72 निकालने में कामयाब रहे तो बताओ 42 और 72 आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 76 था ना, 76। तो 6 और 2 8 और 7 4 11, 118 आ गया, इक्वल टू का 180 डिग्री। 118 को उधर जाकर माइनस करोगे तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 8 ही माइनस कर दो तो 72, 10 और माइनस कर दो तो 62, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 31। थीटा की वैल्यू 31 आ गई। लेकिन हमें ये बताना है कि हमें ये ओ ई और बी कितना होगा, एंगल ओ ई और बी बताना है, ठीक है, क्योंकि ये उसके बराबर है, ए ई डी के बराबर है। तो ओ ई बी आप इजीली निकाल सकते हैं, आप किसी भी त्रिभुज से निकाल सकते हैं। बात समझ सकते हैं। ओ ई बी कैसे निकालेंगे, त्रिभुज में दो कोण हमें ऑलरेडी पता है, एक तो 76 डिग्री और एक थीटा वाला हमने निकाल ही लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें से एक 76 ऑलरेडी निकाला था, थीटा हमने 31 निकाल ही लिया, तो ये वाला निकल जाएगा। 180 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा दोस्तों, 31 और प्लस का 76। तो 76 में 31 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 1 7 और 7 3 10, 107 होगा। तो अगर 180 में से 107 घटाते हैं तो ये 73 डिग्री आएगा, 73 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखो इसका इकलौता यही उत्तर नहीं हो सकता है। उत्तर का मतलब आंसर यही मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तरीका यही नहीं हो सकता है, इसके और भी तरीके हैं, ठीक है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पर आते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दिया गया है समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस है, ठीक है, और उसका अवलोकन करते हुए यानी कि उस लाइट हाउस को देखते हुए एक सीधे आ रहे जहाज का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे अब आप इसको डायग्राम से समझिए कि पहले इसमें क्या बात बोला गया है दोस्तों। इसमें ये कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लेट से इसकी हाइट जो है, ये लाइट हाउस है, ये वाला जो है ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस की जो हाइट है ये 42 है, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और ये कह रहा है कि पहले कोण कितना था भाई। पहली बारी तो कोण था इसका 30 डिग्री, लेकिन बाद में एक कोण चेंज होकर कितना हो गया, 45 हो गया। बात समझ रहे हो, 42 था ना, 42 हो गया, बाद में चेंज होकर 42 हो गया। कोण 45 हुआ ना, 42 तो वो था, कोण 45, सॉरी, कोण 45 हो गया, ठीक है। पहले एंगल 30 था, अब एंगल कितना हो गया, 45। यहाँ से कुछ इधर आ जाने के बाद तो ये कह रहा है कि इसने कितना इधर चला है, ये बताना है। तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चला है। आप पहले ये देखो दोस्त, अगर मैं इसका नाम दे दूं कि ये O है, A है, B है और ये C है, फिर आप बोलेंगे दोस्त कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, इस वाले की, यानी कि OA और B की, तो OAB में आप ये कहेंगे भाई कि अगर ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45 होगा, और 45 होने के केस में ये वाला और ये वाला साइड सेम हो जाएगा, यानी कि ये 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त, 42 ही होगा। AB की वैल्यू 42 आ गई। अब हम पूरे में बात करते हैं, पूरे में यानी कि त्रिभुज OAC में। देखो OAC में अगर मैं बात करूं तो OAC में आप बोले कि ये 30 डिग्री है। अगर 30 के सामने 42 है, ध्यान दीजिएगा, अगर 30 के सामने 42 है, ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना कोण होगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। और अगर 30 के सामने 42 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होता है, यानी कि ये टोटल कितना होगा, 42√3। बात समझ रहे हो दोस्तों। अगर 30 के सामने 42 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा। अब हमसे BC पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझो, बहुत ध्यान से बात समझिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ। बात ये आप देखो, अगर मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, 42√3 है, और ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो क्या मैं B से C तक नहीं बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। 42√3 में से 42 को माइनस कर लो तो 42 कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा √3 - 1, यानी कि ऑप्शन सेकंड। 42 हम कॉमन लेंगे, जब माइनस करेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है दोस्तों कि 2016 और 2019 में कंपनी ए द्वारा कागज़ के कुल उत्पादन का 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा कागज़ के कुल उत्पादन से रेशियो क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, बिल्कुल आपको विजिबल नहीं होगा क्लियरली, क्योंकि मुझे खुद उतने अच्छे से ये विजिबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे PDF मांग रहा हूँ कि जो आप लोग PDF देंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा, उसके क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा जो आप लोग भेजेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना आंसर शीट मेरे पास भेजें। देखिए यहाँ पर हमसे ये कह रहा है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि सवाल में क्या पूछा गया है आपसे। 2016 और 19 में ए द्वारा टोटल कितना उत्पादन हुआ, और 14 और 17 में बी द्वारा टोटल कितना उत्पादन हुआ, इनका रेशियो बताना है। तो ए वाला 16 और 19 में देख लो, 16 कौन सा है भाई, ये 14 है। देखो ये पहला है 2014, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहला 2014 है। ऐसे ही लास्ट वाला क्या है, 2015, 16, 17, 18, 19, 2019 है लास्ट वाला, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, और ए जो है ये ब्लैक वाला है, ए जो है ये बिल्कुल ब्लैक जो है इसका है ए, और जो थोड़ा ब्राउन है वो कौन सा है, या ग्रे, आप जो भी समझ लो, ब्राउन समझ लो या इसको ग्रे समझ लो, जो कलर है ये जो है ये बी वाला है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि 14 और 19 में ए का टोटल, तो 14 में ए का टोटल कितना है, ए ब्लैक वाला है तो ए है 70 14 में, ठीक है। और 19 में ए कितना है, 150, ये 150 है, ध्यान दीजिएगा। तो 150 और 70 कितना हो जाएगा, 15 और 7 150 है, और ये 70 है, तो 7 5 12 220 आएगा क्या। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया ना कुछ तो छूट रहा है। अच्छा, 2016 और 19 का कह रहा था, तभी काम गड़बड़ हो रहा था ना। 2016 और 19 का कह रहा था, तो 2014, 15, 16 ये है ना, इसमें ये 120 है और ये कितना था, 150 था। तो 120 और 150 कितना हो गया, ए वाले का टोटल कितना हो गया, 120 और 150 हो गया हमारे पास 270, ठीक है। और रेशियो अगर बी की बात करें तो बी का 14 और 17 में पूछ रहा है,
तो 14 में b 60 है और 17 में b कितना है दोस्तों 150। तो 150 और 60 कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी कि 210। रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, और ये 7 या 21 और ये 9 या 27, तो 9:7 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है, काफ़ी अच्छा सवाल है सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी लंबा करने की कोशिश किया है क्वेश्चन को, लेकिन हम बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पर अब बात समझिए आप। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट से शुरू करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये क्या बनेगा, बताओ। देखो इसमें डिवाइड भी है और ऑफ भी है, तो ऑफ पहले काम करते हैं, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और 2/16 2/16, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। ये तो 1/8 आ गया, और यहाँ पर डिवाइडेड है, तो डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1/8 से 8 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 9 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा -2, और इस माइनस से गुना होकर +2 हो जाएगा, और प्लस ये 4 तियाँ कितना आ गया 12। तो इस पूरे की बात करें तो 8 दूना 16 और 12 कितना हो गया दोस्तों 38, 38 16 और 12 38 होगा, सही है ना, बिल्कुल ठीक है 16 और 12। अब यहाँ पर देखो 16 और 12 28 होगा, बिल्कुल ठीक करके, और गलत ही कर रहा था, बात समझ रहे हो, 16 12 28 होता है ना, तो यहाँ पर 38 मैंने गलत लिख दिया, दिस इज़ 28। अब 28 हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक आ चुका है 28। अब ध्यान देना यहाँ पर 4 ऑफ था, 4 ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई करना, तो ये ऊपर तो 56 है, तो मैं लिख लेता हूँ ऊपर 56 था और नीचे कितना था दोस्तों 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे भाई 28 से। इसको काट लो आप, तो 28 से 2 बार में कट जाएगा, 28 दूना 56 और ये 2 दूना 4, ये 1/2 आ गया। ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तक 1/2 आ गया है। अब आप जरा देखिएगा आगे यहाँ पर इतना भाग क्या कह रहा है 8/2 ऑफ 3, तो पहले ऑफ वाला काम कर दें, तो 3 दूना 6 हो गया, यानी कि ये 8/6 हो गया। यहाँ पर मैं ऑफ वाला काम कर दिया, तो 2 3 जा 6, तो 8/6, और माइनस का ये सब करके कितना आया था हमारा 1/2, यही आया था। तो ये अगर आप काटते हो तो 4/3 हो जाएगा, और आप लोगों तो 4 दूना 8 में से 3 जाएगा, तो 5/6 आएगा, 5/6। 5/6 कट गया है, एक्चुअली में वो ऑप्शन फर्स्ट में था, यहाँ पर किसी कारण से वो मिट गया है लग रहा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ मिटा के, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में था, एक्चुअली में मैंने इसको बड़ा कर दिया था ना, इसीलिए कट गया। यहाँ पे कितना है 5/6 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल आप देखो, अगले सवाल में कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से, यानी कि टोटल जितने वोटर्स थे उसमें से 55% क्या थे पुरुष थे, यानी कि मेल थे, शेष फीमेल्स थी। तो यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि 40% जो मेल हैं वो अनएजुकेटेड हैं, और 40% जो फीमेल हैं वो एजुकेटेड हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि अनएजुकेटेड फीमेल्स की संख्या यानी कि उनका नंबर और अनएजुकेटेड पुरुषों की जो संख्या है यानी कि मेल की संख्या है, इससे वो कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। फीमेल की संख्या मेल की संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, अनएजुकेटेड में बात कर रहा है। तो पहले हम परसेंटेज को यहाँ पर लिखते चलते हैं शुरू से कि क्या क्या रोल है। टोटल अगर मैं 100% मान के चलूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों पुरुष कितने हैं उसमें से 55%, और महिला कितनी है तो आप बोलेंगे 40%। पुरुष और महिला 40 और 40 नहीं होगा ना, यहाँ पे 45 होगा एक्चुअली में, क्योंकि ये तो है अपना अशिक्षित वालों का ना। देखो अगर पुरुष है टोटल 100% होता है, इसमें से पुरुष 55% है तो महिला 45%, 100 में से माइनस कर लेंगे। अब आगे परसेंटेज निकालना है तो पहले मैं काट लेता हूँ, ये 11 से कट जाएगा, 11 × 5 = 55 और ये 9 × 5 = 45। अब मैं एक जीरो अपने तरफ से लगा रहा हूँ, अपने तरफ से जीरो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि परसेंटेज निकालना ईजी हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया पुरुष, टोटल पुरुष अगर 150 हैं तो टोटल महिलाएं कितनी हैं 90 हैं। अब इसमें आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। अब सवाल में आगे आपको ये दिया गया है दोस्तों कि 40% पुरुष जो हैं वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। अगर पुरुष 40% अनपढ़ हैं, देखो हमें काम किससे है, सवाल में गौर फरमाइएगा, अशिक्षित महिलाओं और अशिक्षित पुरुषों की संख्या से काम है। तो केवल हमें अशिक्षित यानी कि अनएजुकेटेड वालों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर 40% पुरुष जो हैं वो अशिक्षित हैं, तो इसका 40% कितना होगा बताओ। इसका 40% मैं यहाँ पे एक ही बार लिख लेता हूँ। देखो अनएजुकेटेड में पहले पुरुषों का आप देखेंगे तो 40%, 11 × 4 = 44 हो गया। और महिलाएं में कितने अनएजुकेटेड हैं, महिला में 40% तो एजुकेटेड हैं, 40% ये शिक्षित है, तो अशिक्षित 60% हो गया। तो अगर 90 का आप 60% कटाओगे तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ये 54।
अब ये कह रहा है कि महिलाओं की जो संख्या है अनएजुकेटेड वालों की वो पुरुषों से कितना ज़्यादा है। तो देखो 10 ज़्यादा है दोस्त 44 से, और इंटू का 100 हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये 11 चौक 44 और ये 25 चौक के 100, तो कितना आ गया दोस्तों 250 और बटा 11। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 11 दूना 22 और बचेगा कितना हमारे पास दोस्तों 3 और 0, तो फिर से 11 दूना 22। 22 से ऑप्शन शुरू होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 22 से हमने शुरू करा दिया, ऑप्शन सी सही है। बस खेल खत्म, आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। देखो टाइम काफ़ी हो गया, इतने ही क्वेश्चन में आधे घंटे लग चुके हैं, फिर भी मैं अगला क्वेश्चन जो है आगे के क्वेश्चन उनको काफ़ी जल्दी करने की कोशिश करता हूं। देखो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 480 है। एक व्यक्ति उसको 15% और 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है, और यदि उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट वह उसको 25% के प्रॉफिट पर सोल्ड कर देता है, सेल कर देता है, बेच देता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट रुपए में कितना आएगा। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हम डायरेक्ट एक ही बार निकालते हैं इसका सेलिंग प्राइस, या प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो मैं अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूं, हमें ये दिया है कि 480 रुपये उसका अंकित मूल्य है, यानी कि मार्केट प्राइस है, जिस पर खरीदते समय इसको 15% और 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, और बेचते समय ये क्या करता है 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ जो मिलता है दोस्तों वो क्रय मूल्य पर ही मिलता है, तो सीपी हम निकाल लें, उसका 25% निकालना है सीपी का, यही तो काम करना है। तो देखो अगर मैं सीपी निकालने जाऊं तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 480, और इनटू का हम उल्टा प्रोसेस कर लेते हैं। उल्टा का मतलब देखो अगर एसपी निकालना होता है या एमपी तो उसको मैं बोलता हूं सीधा प्रोसेस, और अगर सीपी निकालना होता है तो उसको मैं उल्टा प्रोसेस बोलता हूं। तो मैं उल्टा काम यहां पे करने वाला हूं, उल्टा प्रोसेस। तो 100 को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, एक बार 15% का डिस्काउंट है तो 85, अगली बार वापस से 100 ऊपर लिखेंगे और 10% का डिस्काउंट है तो नीचे क्या लिखेंगे 90, 10 घटा देंगे 100 में से और यहाँ 15 घटा देंगे। ये केवल क्रैमुल हो गया, लेकिन उसका लाभ जो है वो 25% है क्रैमुल का, तो इसका 25% और निकाल लो बस। अब ये काट पीट लो, इससे ये कट जाएगा और इस 0 से ये कट जाएगा, बाकी आप देखो और भी कुछ कटने वाला है। अच्छा पॉइंट में आंसर बन रहा था, सीपी निकालना है। अच्छा उल्टा कर रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हो गया है। देखो उल्टा प्रोसेस मैंने लगाया तो सही था। आप ये समझिए कि एमपी सीपी के केस में क्या होता है कि पहले एमपी होता है, इसके बाद ही सीपी या फिर एसपी आता है। एमपी तो सबसे पहले लिख कर आता है ना, तो हमें एमपी निकालना, एमपी दिया है और सीपी या एसपी निकालना हो तो हमें सीधा जाना पड़ेगा। यहाँ पर यही गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, सीधा जाने का मतलब मैं लिख देता हूँ कि 480 तो दाम लिखा था, और जिसने खरीदा उसको कितने की खरीदारी पड़ी होगी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई। तो एक बार उसे 15% का डिस्काउंट मिला तो 85/100, फिर इसको कितने का डिस्काउंट मिल गया दोस्तों 10% का, यानी कि 90/100। ये तो उसकी खरीदारी हो गई, और इस पर उसे 25% फ़ायदा पर वो बेचा, तो इसका 25%, 25/100 ये निकालना है। तो आप देखेंगे 100 से 2 0 मैंने काट लिया, बाकी को मुझे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये चेक करने वाला हूँ कि जो आंसर होगा हमारा वो 9 का मल्टीपल होगा। एक तो ऊपर 9 है तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है, तो मैं 9 का मल्टीपल पहले चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये 9 किसी से कटने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब 9 का मल्टीपल देखेंगे तो इसमें 9 है, फिर ये 6 9 नहीं बचा, ये नहीं कटेगा। ये 3 2 5 और 9 14, 9 से नहीं कटेगा, 5 और 9 ये कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा। इनमें से सही आंसर कौन है ये कैसे पता चले, तो आप बोलेंगे कि एक 85 है, 85 होता है 17 5 85, यानी कि ये 17 का भी मल्टीपल होना चाहिए। आंसर 17 से भी कटना चाहिए। चेक करो कौन सा ऑप्शन 17 से कट रहा है। पहले को अगर आप चेक करोगे तो 17 5 85, 10 और 4 104, 17 से नहीं कटता है, ये तो ये गया, ये आंसर होना ही है। आप चाहो तो इसे अब चेक कर लेना कि ये कटता है कि नहीं कटता है 17 से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल ये कह रहा है आपको कि 10.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर साइड वाले जो त्रिभुजाकार पार्क है, यानी कि ट्राई एंगुलर जो पार्क है, उसको समतल करने की, प्लेन करने की टोटल खर्च कितनी आएगी, एक्सपेंडिचर बतानी है। तो आपको सीधी सी बात है कि एरिया निकाल करके और इससे मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ रहे हैं, एरिया निकाल के और इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है दोस्तों कि एरिया निकालने के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो एरिया निकालने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं ये जो दिया है ये ट्रिपलेट तो नहीं है। और ट्रिपलेट चेक करने के लिए आप इनको पहले काटो, इनका रेशियो निकालो, और जो रेशियो आएगा उसको चेक करो कि क्या वो ट्रिपलेट हो सकता है।
तो देखो ये आप चेक कर लेना। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है। अगर आप चेक नहीं करोगे और वो ट्रिपलेट निकला तो ट्रिपलेट निकलने से वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, वरना आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा S × S - A S - B। ठीक है, तो पहले आप चेक कर लिया करो जब भी ऐसा सवाल आता है। तो फिलहाल इसमें ट्रिपलेट नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ अब क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो डायरेक्ट मैं अगर S की बात करूँ, अब देखो S सेमी पेरीमीटर आप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमिति A + B + C/2, यानी कि सबको जोड़ो और फिर आधा कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पहले ही आधा कर लो, बाद में जोड़ लेना, आसान रहेगा। देखो 60 का आधा 30, 112 का आधा 56 और 30 कितना हो गया 86, और 164 का आधा हो गया 82। तो 86 और 82 कितना हो गया 160 और 8 168। तो S का मान कितना आ गया 168। देखो मैंने डायरेक्ट एक ही बार निकाल लिया, आप चाहो तो जोड़ कर भी आधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में आपको पता है कि क्या लिखेंगे, √S यानी कि 168 इंटू S - A। तो 168 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 108। फिर इसमें से 112 घटाएंगे दोस्तों, तो अगर 112 घटाना है, मैं 108 ही घटा लेता हूं। बताओ 108 घटाएंगे तो अभी हमने बताया था 60 आएगा, लेकिन 4 ज़्यादा है तो ये 64 आएगा, सीधी सी बात है, 64 नहीं 56 आएगा। और 164 को अगर मैं घटाता हूँ 56 ही आएगा ना, 6 और 2 8, 5 और 1 6, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों 164 को घटाएंगे अगर 168 में से तो 4 आएगा। इसको निकाल लीजिए, जितना आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 168 कैसे, देखो 168 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो 4 से मैं इसको काट देता हूँ, 36 से कट जाएगा क्या, तो 6 × 18 6 × 24, चलो 36 से कटे ना कटे, हम इसको कटा लेते हैं किससे, 4 से काटेंगे, 4 × 4 = 16 और 4 × 2 = 8 42। तो 42 को भी मैं लिख देता हूँ कि ये कितना होगा दोस्तों 14 या 42 को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 56 में मुझे 14 दिख रहा है, तो ये 14 या 42 है, और 42 चौके 168 था, तो ये तो 168 के लिए हो गया। 108 के लिए आप लिख लो 36 या 108, 56 के लिए आप लिख लो 14 चौके 56 और 1 4 का तो 4 ही है। अब ये बताओ कितना बनाएगा आपका दोस्तों, 14 2 बार आपको दिख रहा है, बताओ, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, तो एक तो 14 हो गया अपने पास, 3 भी 2 बार है तो एक 3 हो गया। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, और 4 यहाँ पर 3 बार है, 3 बार का मतलब 64 है, तो हम 8 लिख लेते हैं, एक ही बार उसका स्क्वायर रूट। ये तो हमारा एरिया होगा, लेकिन अभी इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 10.5 से, क्योंकि हमें टोटल खर्च निकालना है, तो इसको 10.5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बात समझो कि पहली बात कि आंसर जो होगा वो किसका मल्टीपल हो सकता है। आप DS चेक कर सकते हो, पहले तो मैं DS ही निकाल लेता हूँ। देखो इसका DS कितना आएगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 और 1 5 है, 5 3 15, 15 का DS हो गया 6 6 36 यानी कि 9, तो DS 9 ही आ गया ओवरऑल फिर तो, क्योंकि कहीं भी गुना करके अगर 9 आ गया तो पूरा DS 9 होता है। या आप देख भी सकते हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 से कटने वाला चेक करो, ये तो नहीं है, ये कटेगा 6 3 9 और 3 12, ये तो नहीं कटेगा। इसको देखो तो यहाँ पर बात करें तो 3 और 6 9 और 8 और 1 9, ये 9 से कट सकता है, और 6 3 9 ये भी 9 से कट सकता है। बताओ लास्ट में 0 आने के चांस हैं, 9 से कट तो गया लेकिन लास्ट में 0 आने के चांस है कि नहीं। देखो ये भी 9 से कट रहा है और C वाला भी 9 से कट रहा है, लेकिन लास्ट में 0 कब आ सकता है, आप एक बात समझिएगा, लास्ट में 0 आने के लिए जरूरी है कि एक 2 और एक 5 हो, एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर और एक 5 होना चाहिए, तभी एक 0 आता है। और यहाँ पर देखो हमारे पास ओवरऑल इस पूरे ये पूरा जो दिया गया है आपको फैक्टराइजेशन, इसमें 5 कितना बार है, तो आप बोलेंगे इकलौता 5 है 105 में, 105 में एक ही बार 5 आएगा, उसमें भी 2 बार 5 नहीं आएगा। और अगर 5 1 है तो लास्ट में 0 भी कितना आएगा, एक ही 0 आएगा। और ये जो लास्ट में 0 आएगा ये हट जाएगा इस पॉइंट के कारण, क्योंकि इसमें एक पॉइंट लगा है, तो इस पॉइंट के कारण ये एक 0 हट जाएगा, यानी कि आंसर के लास्ट में 0 नहीं आने जा रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, और ये वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर है, आप चाहें तो इसे पूरा ट्राई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये आपको समझाने में ही टाइम लग रहा है, वरना इतना ये मुश्किल सवाल है नहीं, मैं और फास्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेता। अब देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास दोस्तों, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। इजीली देखो मैं 2 के पावर 24 को क्या करता हूं कि इसको 7 के करीब लाने की कोशिश करता हूं। 2 टू द पावर 24 को हम 7 के आसपास ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हम 2 को 8 बना सकते हैं इसका क्यूब करके। अगर मैं इसको 8 लिख दूं तो पावर कितना बच जाएगा हमारा, 8 ही बचेगा। नहीं समझे, देखो मैं ये कह रहा हूं ना कि इसको आप ऐसे लिख दो। देखो बात समझो, मैंने बोला कि ये जो 24 है 2 टू द पावर, इसको आप 2 के क्यूब का
यहाँ पे 8 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 8 या 24 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है 8 टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। अब अगर आपने कॉमन फैक्टर कभी भी पढ़ा हो दोस्तों, तो अगर n की वैल्यू दोस्तों इवन होती है, n की वैल्यू अगर इवन है यानी कि ये 8 है, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो a प्लस बी और एक a माइनस बी, दो फैक्टर हो जाते हैं अगर माइनस हो यहाँ पे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो जोड़ने पर आएगा, एक घटाने पर। इसको जोड़ेंगे तो 8 और एक 9 एक फैक्टर होगा, और घटाएंगे तो 8 में से एक जाएगा, 7 एक फैक्टर होगा। तो इसके दो फैक्टर तो यही हो गए, और डिवाइडेड बाई 7 है तो ये 7 से 7 कट जाएगा। अगर ये नीचे वाला 7 कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। बताओ, कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, 0 आ गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर में 7 आ जा रहा है, इसका एक फैक्टर। इसका एक गुणनखंड अगर 7 है तो 7 से 7 तो कट ही गया ना, अगर कट गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 8 को क्या करते हैं, देखो कुछ लोग ऐसे भी इसको करेंगे, वो भी देख लीजिए। आप इसको ये लिख सकते हैं कि दोस्त ये जो 7 है यहाँ पे, ये 8 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 7 और प्लस का 1 है, और टू द पावर कितना है 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ प्लस 1 का पावर 8 कितना आएगा 1, और माइनस का ये 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 0/7 आ गया, यानी कि ये ऊपर वाला रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर, यानी कि एक प्रिंसिपल दिया गया है, इस पर 3 सालों के लिए यानी कि 3 ईयर्स के लिए 10% पर एनम के रेट से जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है, उनका जो डिफरेंस है वो है 279 रुपीज़। तो आपसे वो धनराशि पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा। इजी है, देखो 10% अगर है तो CI 3 साल के लिए कितना होता है 33.1%, आपको पता होगा। SI तो हर एक साल अगर 10% मिलेगा तो 3 सालों में 30% मिल जाएगा, 10 या 30। इनका डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 3.1%। इसकी वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है 279 दिया है, सॉरी 79। और हमसे पूछ रहा है कि राशि क्या है, राशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रही है। बताओ, ये पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ 0 लगेगा, और इससे ये 9 बार में कटता दिख रहा है, 9 या 27, 9 एकम 9। अगर ये 90 से कट रहा है तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर लो, 9000 आंसर होगा, और कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल देखो, यहाँ पे आपसे कह रहा है दोस्तों, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि 405, अच्छा सवाल है, जरा देखिए, 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, तो वह 20% का लाभ कमाने के लिए 288 रुपये में कितने संतरे को बेचें। एक मर्चेंट है दोस्तों, वो 405 रुपीज़ में 3 डोजन बेचता है, क्या संतरे, ठीक है, 3 डोजन ऑरेंज बेचता है, सेल करता है, और इससे उसे 25% का लॉस हो जाता है। तो ये कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट उसे गेन करने के लिए 288 रुपीज़ में कितने ऑरेंज को सेल करना चाहिए, ये पूछ रहा है सवाल आपसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी आसान आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो क्या करना है ऐसे सवाल में दोस्तों, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि हम पहले SP निकाल लें, CP निकाल लें कि उसका क्रैमूल कितना है, सॉरी क्रैमूल की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम ये निकाल लें दोस्तों कि उसका क्रैमूल है कितना, बात समझिएगा। अगर मैं क्रैमूल निकाल लूँ कि उसने कितना में खरीदा है, तो उसके बाद हम निकाल लेंगे कि उसे 20% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना चाहिए। तो डायरेक्ट मैं SP की ही बात कर लेता हूँ, SP ही निकाल लेते हैं। मैं SP की बात करूँ तो पहले आप ये कहेंगे दोस्तों कि पहले पुराना CP, पहले का CP निकालो। ये SP आप ये मत कहना कि SP तो दिया है कि 405 रुपये में बेच रहा है, वो नहीं। जब 20% का लाभ प्राप्त करेगा तो 20% गेन के लिए उसका SP कितना होना चाहिए, ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर संतरों की संख्या सेम हो तो, यानी कि अगर वह 3 दर्जन ही संतरे बेचना चाहे और उसी पर 20% का लाभ कमाना चाहिए, तो उसे कितना में बेचना होगा, ये मैं निकालना चाहता हूँ। हमसे पूछा है, ये मैं मानता हूँ कि हमसे ये पूछा है कि 288 रुपये में कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, लेकिन मैं ये निकालना चाहता हूँ कि अगर वो 3 दर्जन खरीदा है और 3 ही दर्जन संतरे बेचना चाहे 20% लाभ लेकर, तो कितना में बेचेगा। तो मैं पहले SP निकालने जा रहा हूँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि पुराना CP हमें मालूम हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि दोस्तों SP जो होगा दोस्तों, वो पुराना CP का कितना होगा दोस्तों 20% होगा, 120% होगा, क्योंकि 20% का तो प्रॉफिट ही चाहिए। तो 120% किसका होगा, पुराने वाले CP का। तो मैं CP निकाल लेता हूँ। देखो SP दिया है और CP निकालना है, तो उल्टा चल जाऊँगा, मैं लिखूँगा 405 और गुना 25% का हानि हुआ है, तो मैं लिख लूँगा 25% मतलब कितना होता है दोस्तों 1/4, यानी कि 4 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो गई है, तो उसको मिला कितना होगा, 4 में से 3 रुपये मिला होगा, ठीक है।
ये हो गया हमारा सीपी, और इसका कितना चाहिए उसको 20% का लाभ चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ चाहिए। तो 6/5 से मैं गुना कर दूंगा, या डायरेक्ट आप 100 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप काटिएगा तो ये 5 या 15 से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105, 27 बार में कट गया। यानी कि जो एसपी आ गया आपको वो आ गया कितना होता है, 27 चौके 108 होता है ना, 7 चौक 28 और 2 चौके 8 तो 10, 108 छक, तो 8 छक 48 और 6 कम 6, 648 रुपये आ गया एसपी। अब मैं ये कहूँगा कि एसपी का अगर मैं रेशियो देखूँ नया वाला दोस्तों 648 है, और पुराना एसपी कितना दिया है कि कितने में वो बेचना चाहता है, 288 में बेचना चाहता है। ज़रा गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा। मैंने ये कहा दोस्तों कि हमने 648 निकाला है, अगर 3 ही दर्जन बेचना चाहिए तो उसको 648 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर वह 3 दर्जन ही बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसको 648 में बेचना पड़ेगा, लेकिन वह 288 रुपये में ही बेचना चाहता है तो कितना बेचेगा। देखो हम यहाँ पर पहले एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। इसको काटो, किससे काट सकते हैं, 32 से काट दें क्या, 32 दूना 64 और 2 8 नहीं कटेगा। 16 से काट देते हैं, 16 चौके 64, 16 से भी नहीं कटेगा। 8 से काट देते हैं, चलो 8 8 64 और 8 एक बार में, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 24 और 8 6 48। अब ये 9 से कटेगा, 9 9 81 और ये 9 चौके 36। अब देखो यहाँ पर 9 आ गई, तो जब 9 रेशियो आया है तो संतरे कितने बेचे हैं दोस्तों, 3 दर्जन, यानी कि 12 3 36। 9 की वैल्यू 36 है, 4 गुना है तो 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 4 चौके 16। 16 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी। बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया, बात समझे या नहीं समझे। मैंने बस एसपी निकाल लिया दोस्तों कि अगर 3 ही दर्जन बेचना चाहिए तो कितना में बेचेगा, वो 648 रुपये में बेचेगा। तो मैंने ये कहा कि 648 में तो तब बेचता है जब वह 36 संतरे बेचता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 648 में तो तब बेचता है जब वह 36 संतरे बेचता है, लेकिन हमें निकालना है कि अगर वह 288 में बेचे तो कितना संतरे बेचेगा। इसको भी आप काट सकते हैं, गोल्डन रेशियो जिसको आप बोलते हैं, या कई तरीके के इसको बोलते हैं। इसको भी आप काट पीट के देख सकते हैं, इजीली आप निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब 16 नंबर सवाल देखो, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर ऊपर ये भी दिया गया है कि डेली जो अर्निंग है 50 मेडिकल स्टोर का वो दिखाया गया है। यहाँ पर 50 मेडिकल स्टोर्स का जो डेली का अर्निंग है वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो ग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए कि आप देखकर इसको समझ पाएँ। ठीक है, हमने ग्राफ को क्या कर लिया, बड़ा तो कर लिया, लेकिन दिक्कत आने लगी थोड़ी सी, तो हम इसको हटा देते हैं इनको। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ये अपना ग्राफ है, एक मिनट सॉरी, ये अपना ग्राफ है। यहाँ पर भी कुछ होगा मुझे लग रहा है कि, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये ग्राफ है अपना पूरा। अब इसमें ये कह रहा है भाई मेरे कि टोटल 50 मेडिकल स्टोर को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, जिसमें से ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर्स हुज डेली अर्निंग्स आर लेस देन 1000 रुपीज़ एंड परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर्स हुज डेली अर्निंग्स आर 1200 रुपीज़, इसके एबव, यानी कि इससे ज़्यादा। यानी कि ये कह रहा है कि आप अंतर बताइए, ऐसे कितने मेडिकल हॉल हैं जिनकी डेली की कमाई 1000 रुपये से कम है, उनका परसेंटेज निकालिए, और ऐसे मेडिकल हॉल जिनकी डेली की कमाई 1200 से अधिक है उनका परसेंटेज निकालिए, और दोनों को घटा लीजिए, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि 1000 से कम कमाने वाले, 1000 से कम कमाने वाले, यानी कि लेस देन इतना, लेस देन 1000 हमें अगर निकालना है तो कितने हैं इसमें। 1000 वाला लाइन देखो, ये है 1000 वाला लाइन, तो इससे पहले कितने हैं, 16 है और ये 10 है, यानी कि 26 ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो 1000 से कम हैं। 1200 और उसके ऊपर, ठीक है, 1200 एंड एबोव, यानी कि 1200 को लेना है और इसके ऊपर भी लेना है। तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ये टोटल, तो देखो 6 4 10 और 8 18 हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके अंतर का परसेंटेज बता दो। तो आप ये कहेंगे, देखो अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई कि 1000 से कम वाले 26 हैं तो 26 का परसेंटेज निकालो, 26 बटा टोटल 50 और गुना का 100। फिर 18 का परसेंटेज निकालो जो 1200 से अधिक हैं, 18 बटा 50 और गुना का 100, और फिर दोनों को आप घटा लो। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, हमें ऐसे इतना पूरा बेवकूफ़ी वाली काम नहीं करनी है। मैं जानता हूँ कि इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे भी आसान तरीके से अगर बन सकता है तो क्या दिक्कत है, बोलो। मैंने ये बोला आपको कि DI का वीडियो आप मेरा ज़रूर से देखिएगा, ठीक है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। 1000 से कम हमने निकाला कि 26 थे, और 1200 से ज़्यादा हमने बोला कि 18 थे। तो मैंने बोला कि पहले ही आप अंतर निकाल लो। अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 8 का अंतर है भाई, तो 8 का ही परसेंटेज निकाल लो। 8 का अंतर है टोटल कितने में, 50 मेडिकल स्टोर में, और गुना का 100 कर लो।
तो 50 गुना 100 और 8 गुना 16% का अंतर आएगा, बस ऑप्शन डी। बोलो ये आसान है कि नहीं? दोनों निकाल के घटाने से अच्छा है कि पहले घटा लो फिर परसेंटेज निकाल लो। अगला सवाल देखो, किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी हैं, ठीक है, किसी वृत्त की जीवाएं आपको दिया गया है ए बी और सी डी, पॉइंट पी पर बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक सर्कल है उसके दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, वो सर्कल के आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर में किसी पॉइंट पी पर एक दूसरे को कट करती हैं। सी डी की वैल्यू है, पी डी की वैल्यू है, पी बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू बतानी है। तो ये तो ईजी है, आपको फार्मूला पता ही होगा कैसे लगाते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले तो मैं एक सर्कल ही ड्रॉ कर लूँ, ये सर्कल हो गया। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि दो, एक ये कॉर्ड हो गया, एक ये कॉर्ड हो गया, एक है हमारे पास ए बी कॉर्ड और एक है सी डी। ये जाके कहाँ पे मिल रहा है? ये डी लिखा है मैंने, ये पी पर कट कर रहे हैं, ठीक है। आपको वैल्यू बतानी है ए बी की, ये एक्स की वैल्यू बतानी है, और आपसे पी बी की वैल्यू दे रखा है, दिस इज 7.2, और आपको पी डी की वैल्यू भी दे रखा है, सी डी है 11.6, ठीक है, और पी डी है 6.4। चलो तो हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों कि P से D तक और P से C तक, यानी कि PD गुना में PC इक्वल टू PB गुना में PA, यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो पहले लिखूंगा मैं AB यानी कि X, AB ही बताना था ना हमें, AB ही बताना था, चलो कोई बात नहीं। P से B तक और P से A तक लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, P से लिखना शुरू करेंगे, P से B तक यानी कि PB कितना है 7.2 इंटू का P से A तक हमें पता नहीं है PA कितना है, तो आप चाहें तो 7.2 प्लस एक्स भी रख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको PA ही रख रहा हूँ, और इक्वल टू यहाँ पर PD यानी कि 6.4 यहाँ पे पॉइंट है, और इंटू का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आप ऐड कर लो, 6.4 को ऐड करोगे तो 11 और 6 17 और 1 18 आ गया। ये 18 चौक 72 हो जाएगा। इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को काट लेता हूँ और 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब देखो अगर यहाँ पर एक बात समझो दोस्त, यहाँ से यहाँ तक अगर 16 है, देखो बात समझना अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 है, जिसमें से ये केवल 7.2 है, तो ये कितना होगा, 16 में से 7 घटा दो तो बचेगा 9, 9 में से 0.2 और घटा दो तो ये 8.8 बचेगा। 8.8 का मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ गया मैं, देखो आगे ये कह रहा है आपसे दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह काम शुरू करता है, 4 दिन बाद बी भी उसके साथ काम करने लगता है, और ऐसे में पूरा काम शुरू से 10 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। अकेले बी उस काम के 1/3 भाग को कितने दिन में खत्म करेगा? ठीक है, ए किसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, कर सकता है ए अकेले, यानी कि एलोन 30 डेज में वो कंप्लीट कर सकता है किसी वर्क को। लेकिन क्या होता है कि जब वह 4 डेज वर्क कर लेता है तो आफ्टर 4 डेज बी भी उसके साथ काम करने लगता है, ठीक है, यानी कि ए और बी एक साथ काम करने लगते हैं, ए एंड बी टुगेदर वर्क, आप समझ लो जो भी समझना है, और ऐसे में स्टार्टिंग से लेकर 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। बात समझे? तो ये कह रहा है कि पूरा काम अगर बी अकेले करे तो कितने दिन में खत्म होगा। आप बताओ कि ए अकेले कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? 30 दिन में। अब ए ने 4 दिन काम किया, भाई 4 दिन तो ए ने काम किया, फिर टोटल 10 दिन में अगर काम खत्म हुआ है, तो आप बताओ अगर टोटल 10 दिन में काम खत्म हुआ है मेरे भाई, बात समझना, तो उसमें से 4 दिन तो ए ने अकेले काम किया है, यानी कि बाकी 6 दिन कौन कौन काम किया है? ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन काम किए हैं। बात समझ रहे हैं? बाकी के 6 दिन ए और बी दोनों काम किए हैं। अब यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई कई सारा तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे जो अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम ऐसे कर दें, एक तरीका तो आप यही लगा सकते हैं, मैं जो बता रहा था कि अगर ये 30 दिन में काम खत्म कर रहा है तो ये डेली कितना काम खत्म करेगा? 1/30 करेगा उल्टा, ठीक है, और 4 दिन में 4/30 कर देगा। अगर 30 में से 4 काम ये कर दिया है तो कितना बन गया? 26 बच गया काम 30 में से, और ये काम कौन कर रहे हैं भाई? ये काम कर रहे हैं ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में भैया? तो आप बोलेंगे 6 दिनों में, क्योंकि 10 दिन में से 4 दिन तो ए ही काम किया था। अब इसको आप काट लो तो ये आप बोलोगे 2 3 6 नहीं 3 दूना 6 ना, आप बोलोगे 3 दूना 6 और ये 13 दूना 26, तो ए बी की वैल्यू टोटल आ जाती है 90/13, यानी कि ए बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई? 90/13 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आप ए बी लिख लेते कि ए बी कितने हो गए भाई? 19/13। अब यहाँ पर बात समझिएगा थोड़ा सा, मैं क्या बात बता रहा हूँ, 1 मिनट।
ये तो काफ़ी गड़बड़ वाला बात आ गया, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि मैंने ए बी बाई 19 बाई ए बी निकाल लिया कितना, 90/13 दिन में ए बी काम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ए बी मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, 90 मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, पहले मिटा तो सकते ही हैं। ए बी जो है ये 90/13 दिन में काम ख़त्म करता है। एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो देखूं तो इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करके 90 बना सकता हूं, तो इसको मैं 3 ले लेता हूं। अब बताओ टोटल काम कितना है भाई, तो 90 यूनिट का काम है, कराना किससे है, केवल बी से कराना है, तो बी वाले से डिवाइड कर दो। ए बी का जो मिलाकर एफिशिएंसी है वो 13 है, इसमें से ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10, और 10 से डिवाइड कर दो इसको। 10 कैसे होगा, 10 दिन में काम करेगा, 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो 9 आ रहा है। अच्छा, सवाल में ये दिया है कि 1/3 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कोई बात नहीं ना, हमें 90 काम नहीं कराना है, इसका 1/3 ही काम कराना है। तो कटा दो, ये 30 या 90, 3 आ जाएगा, और 3 से हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 दिन आ गया अपने आंसर। देखो अब ये पूरा तरीका हटा दो, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, मैंने बता दिया कि ऐसा तरीका भी लगा सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो दोस्त कि टोटल काम खत्म करने में ए ने कितना दिन काम किया है, 4 दिन। ठीक है, ए टोटल कितना दिन काम किया बताओ, ए तो पूरे दिन काम कर दिया, 10 दिन काम किया, आप ऐसे समझिए ए ने 10 दिन पूरा काम किया। शुरू में 4 दिन काम किया है, लेकिन बी के साथ भी तो वह काम कर रहा है, जब बी शामिल हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि ए ने काम छोड़ दिया। ए ने पूरे 10 दिन काम कर दिया, शुरू से लेकर लास्ट दिन। बी ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे कि शुरू का 4 दिन केवल ए काम किया था, और पूरा काम अगर 10 दिन में खत्म हुआ है तो बी 6 दिन तक काम किया है। यहाँ से मैं ए और बी की रेशियो ले लेता हूँ, तो आप बोलेंगे भाई कि ए बाई बी जो होगा यहाँ से वो होगा 6/10 दिन में। बात समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं रेशियो ले लूँ तो ये 3/5 आ गया। यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ए और बी, अब तो इनकी एफिशिएंसी ही पता चल गई हमें। बात समझ रहे हैं, अगर मैं ए और बी लिख लूँ, और ये ए अगर टोटल 30 दिन में काम कर सकता था और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख लो। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। टोटल काम है कितना, तो आप बोलेंगे 30 या 90 काम है, इसका 1/3 काम हमें कराना है। 1/3 काम कराना है भाई, लेकिन ऐसे तो अगर मैं निकालूं तो 30 काम अगर ये 5 के हिसाब से करेगा, यहाँ 10 आना चाहिए था ना इसका। एफिशिएंसी का रेशियो लेकर कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, यहाँ पर अगर ये 6 और 10 होता तब तो ज़्यादा हो जाता ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। ए ने 10 दिन, ए ने पूरे 10 दिन काम किया और बी ने टोटल 6 दिन काम किया। वैसे 3 आंसर सही था अपना, 30 या 90, और 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तब तो कुछ और ही आने लगेगा। यहाँ पर 1/3 काम कराना है। ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 6 दिन में काम किया। तो बी उसी काम का 1/3 कितना दिन में ख़त्म कर सकता है। मैंने ये कहा कि ए पूरा 10 दिन काम किया। अच्छा, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है, ये तरीका ही गलत हो रहा है ना। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ए ने 10 दिन में पूरा काम किया है। ए ने 10 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया, तो इतने काम में पूरा काम खत्म हो गया ना, ये पूरे काम के बराबर होना चाहिए था ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ए के 10 दिन का काम और बी के 6 दिन का काम हमने बराबर कर दिया है, इसीलिए गलत हो गया है। ए के 10 दिन का काम और बी के 6 दिन का काम बराबर नहीं हो सकता है ना, ये दोनों ऐड करते तो टोटल काम आ जाता, ये बात होना चाहिए था कि बी अगर 6 दिन काम करे और ए 10 दिन काम करे तो टोटल काम खत्म हो जाएगा। पुराना वाला तरीका ही ठीक था। फिर मुझे लगता है कि आप रुक जाओ, मैं इसको इरेज कर लूँ 1 मिनट। चलो देखो, मैं वापस से उसी तरीके से करके दिखा देता हूँ। मैंने ये बोला भाई कि ए ने 4 दिन शुरू में काम किया, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम अगर वो 30 दिन में ख़त्म कर देता है तो हर एक दिन 1/30 काम करेगा, और 4 दिन में वो कितना काम कर लेगा भाई। आप इसको चाहो तो काट के भी ख़त्म कर सकते हो, तो आप बोलोगे 2/15 काम, यानी कि 15 में से 2 काम उसने कर दिया, तो कितने काम रह गए भाई, 13 काम रह गए 15 में से। और ये काम अब ए बी मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 6 दिन में, अगले 6 दिन में ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि ए बी की वैल्यू टोटल कितनी आ गई भाई, 15 छक्का 90/13, यानी कि 90/13 दिन में ए बी पूरा काम खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं रेशियो लगा रहा हूँ वापस से कि ए टोटल काम 30 दिन में ख़त्म करता और ए बी 90/13 दिन में काम खत्म करते। और इनकी एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो लिखूं तो इसको अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये कितना बन जाएगा 90, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 90 बन जाएगा। यानी कि टोटल वर्क तो 90 है,
लेकिन 90 का 1/3 हमें कराना है, यानी कि कितना काम कराना है, 30 यूनिट का काम कराना है। और किससे कराना है दोस्तों, केवल बी से। तो देखो ए बी में से ए की एफिशिएंसी घटा दें तो 10 यूनिट बी एक दिन में काम करता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको टोटल कितना दिन लगेगा, 3 दिन। तो 3 अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों आपको क्या दिया गया है कि 2014 और 16 में हुआ टोटल जो निर्यात है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऐसा कुछ बात है यहाँ पर, टोटल निर्यात जो है वो उसी 2 वर्ष में हुए कुल आयात से कितना प्रतिशत कम है। 14 और 19 में देखो, 14 और 16 में, 14 और 16 में पहले निर्यात कितना है ये देख लो। 14 और 16 में, 14 में जो निर्यात है, देखो निर्यात है ग्रे वाला, तो ग्रे वाला कितना है यहाँ पर 300 है। निर्यात की मैं बात करता हूँ, एन लिख देता हूँ, निर्यात है 300 एक बार 14 में, और 16 में कितना है 400। और आयात के लिए मैं ए लिख देता हूँ, आयात कितना है 14 में भाई, तो आप बोलेंगे 14 में ये 360 है, और ये 16 में कितना है 440 है। यही है बात, समझिएगा, आयात निर्यात की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि सवाल में पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत कम है, तो पहले ही आप देख लो कि ये इससे कितना कम है। आप बोलेंगे 60 कम है, ये 40 कम है, 60 और 40 कम है, यानी कि ओवरऑल 100 कम हो गया। कितने से भाई, 360 और 440 कितना हो जाएगा, 800। इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करके, ये कट गया 100/8, 1/8 का मतलब सारा 12%, तो 12.5 अपना आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये दिया है और ये आपको निकालना है। देखो अगर ये वैल्यू दिया है दोस्तों, सबको x से डिवाइड करो। सबसे पहला काम, अगर सबको x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 3√2 और प्लस 1/x बचेगा। तो माइनस का 3√2 को मैंने राइट साइड भेज दिया। बात समझ रहे हैं, सबको x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस का 3√2 और प्लस का 1/x, तो 3√2 को मैंने राइट साइड भेज दिया। अब जैसे ही हमें क्यूब निकालना है तो आपको पता है क्यूब कैसे निकालते हैं। ये जो दिया है, आया है, इसका तो क्यूब करेंगे तो 3√2 का क्यूब कर लो, और इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना बन जाएगा दोस्त, 1 मिनट, इनको मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9√2 है एक्चुअली में, दिस इज √2। अब बताओ अगर मैं इनका क्यूब करता हूं तो 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54√2 माइनस का 9√2, 54 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 45√2, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली दूसरी का अनुपात इतना है और दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है, तो पहली और तीसरी का रेशियो बता दो। ये तो इजी है। देखो अगर मैं a/b को दोस्तों b/c से गुना करा दूं तो आप बताओ क्या b कट के और a/c यानी कि a और c का रेशियो नहीं बच जाएगा। तो यही मैं लिख लेता हूं, पहले a/b यानी कि 2/7 और फिर b/c यानी कि 5/8। अब ये 2 चौके 8, तो ये कितना आ गया 5/28, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे देखो 22 नंबर में स्थान ए से स्थान बी तक जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, x और y एक ही समय पर यात्रा करते हैं, चलना शुरू करते हैं, और y की अपेक्षा x की जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, यानी कि स्लो है। अब ये कह रहा है कि y स्थान b पर पहुंचकर और वापस आते हुए स्थान b से 16 किलोमीटर की दूरी पर x से मिलता है, तो y की चाल बता दो। अच्छा सवाल लग रहा है पढ़ने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सवाल में क्या कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। पहले तो ये कह रहा है कि लेट से ये a है और ये b है, बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 80 किलोमीटर की ये दूरी है। अब ये कह रहा है कि x यहाँ से चला, पहले तो y को चलाते हैं क्योंकि y का स्पीड ज़्यादा है। y यहाँ से चला मान लो, ठीक है, y चला यहाँ से पूरा गया और यहाँ से फिर वापस आया 16 किलोमीटर तक, ठीक है, y यहाँ पे पहुँच गया और तब तक x यहाँ से केवल यहाँ तक पहुँचा है। बात समझिएगा, y कहाँ पर आ गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, y यहाँ आ चुका है और तब तक x यहीं पर आया हुआ है। बात समझ रहे हैं, यानी कि y का स्पीड ज़्यादा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा x से, तो y b के पास गया और वहाँ से 16 किलोमीटर और चल के वापस आ गया इधर, तब तक x यहाँ पर आकर के और इससे मिल रहा है। आपको ये भी पता होगी कि दोनों एक साथ चलना शुरू किए थे, एक ही समय पर यात्रा शुरू किए थे। अगर सेम टाइम पे चले थे और वापस मिल गए, यानी कि दोनों ने चलने में समय सेम लिया है। बात समझ रहे हैं, एक्स यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम में चल के आया है, वाई उतने ही समय में यहाँ से चल के और यहाँ तक आया है, यानी कि दोनों की टाइमिंग सेम हो गई। और आपको पता होगा अगर टाइम सेम होता है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही स्पीड का भी रेशियो होता है, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं लिख लेता हूँ दोस्तों कि डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। देखो डिस्टेंस मैं x और y का लिख लेता हूँ, डिस्टेंस x का डिस्टेंस y से क्या रेशियो है,
तो बताओ x कितना दूरी चला है। तो आप बोलेंगे भाई पूरा तो 80 था, अभी 16 ये कम ही चला है। 80 में से 16 घटा दो, 10 घटाओगे तो 70 होगा, 6 और घटा दोगे तो ये 64 चला है। यानी कि ये 64 चला है x, और y कितना चल गया है, 80 में 16 और चल गया है, यानी कि ये 96 चल गया है। रेशियो देख लो, 16 चौके 64 और 16 छक 96, ये आ गया। और भी काट लो तो ये 2:3 आ जाएगा। तो अगर दूरी का अनुपात यह है तो चाल का अनुपात भी यही होगा। तो देखो चाल में अंतर कितने का है, यहाँ पर 1 यूनिट का, लेकिन सवाल में अंतर कितने की थी, 4 घंटा स्लो था तो 4 का अंतर था। 1 की वैल्यू अगर 4 के बराबर है, देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो हमसे y का स्पीड पूछ रहा है, तो y यानी कि 3 का स्पीड। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल a+b+c अगर आपको 7 दिया गया है और कह रहा है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC 301 है, तो AB BC और CA निकाल दो। ये कुछ खेल है। आपको पता होगा कि जब भी वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज़्यादा होती है तो हम वेरिएबल को 0 या कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो मैं C को 0 मान लेता हूँ। अगर मैं C को 0 मान लूँ तो बताओ इसमें से ये तो हट जाएगा और हमारे पास बस इतना रह जाएगा AQ + BQ = 301, क्योंकि जिस टर्म में C है वो टर्म 0 बन जाएगा। जहाँ C है वो सारा 0 बन जाएगा। देखो जो हमें निकालना है इसमें से भी ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, तो इसको हटा दो। अब हमें क्या निकालना रह गया, AB निकालना रह गया, क्योंकि C वाला पार्ट तो 0 हो गया। इसमें से भी C हटा दो क्योंकि C को हमने 0 ले लिया है। अब देखो A + B 7 है, AQ + BQ कितना है, 301 है। देखो A³ + B³ कितना है, 301 है। और हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें AB बताना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो AQ + BQ का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। फार्मूला दोस्तों A + B का होल क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 माइनस का 3AB, तो 3AB इंटू का A + B, तो A + B कितना है 7, और ये किसके बराबर हो गया, 301 के बराबर हो गया। ये 7 या 21 AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ इधर से 301 को माइनस कर दो। अगर 43 में से 1 गया तो ये 42 हो गया, यानी कि AB की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। और यही अपना आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन मैंने देने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आए जरूर से वीडियो को लाइक करना। अगला सवाल देखो, 19 संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है वो 48 है। पहली 7 संख्याओं का एवरेज जो है वो 50.6 है। लास्ट के 13 संख्याओं का जो एवरेज है 47.6 है। यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का एवरेज कितना होगा, ये आपसे कह रहा है। बहुत आसान है। आप ये मान लो दोस्तों कि जो 19 संख्याएं हैं सबका एवरेज, अगर एवरेज इनका 48 है तो मान लो सारे 48 हैं। अगर सबको हमने 48 मान लिया, और इसमें यह भी दे रहा है दोस्तों कि 7 संख्याएं ऐसी हैं, देखो यहाँ पर 7 संख्या ऐसी है जिनका एवरेज है 50.6 है। तो ये 48 से कितने ज़्यादा है, 48 से कितने ज़्यादा है, देखो 2.6 ज़्यादा है। यानी कि 7 संख्याएं तो 2.6 लेकर के गायब हो गई, इतना कमी कर दी। देखो अगर पूरे ग्रुप की मैं बात करूं, 19 संख्याओं का ग्रुप था, जब एवरेज कितना था 48 था, सबको 48 दिया गया था। 7 संख्याएं इसमें से बाहर चली गई, आप मान लो 50.6 लेकर के, यानी कि हर एक 2.6 ज़्यादा लेके जा रहा है। तो टोटल 7 संख्याएं हैं, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अंतिम की 13 संख्याएं ऐसी हैं जो 47.6 ही लेकर के गई, 46.6 लेकर के गई, 47.6। तो 48 से कितने कम लेकर के गए, 48 से देखो 0.4 कम लेकर गए। ठीक है, यानी कि छोड़ कितना दिया, इनके लिए कितना छोड़ दिया भाई, प्लस का 0.4 छोड़ दिया। कितनी संख्याओं ने, 13 संख्याओं ने। तो ये ओवरऑल कितना डेविएशन उत्पन्न करेगा, कितना चेंजिंग लाएगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 7 42 और 7 दूना 14 और 4 18.2, तो कमी होगी। और ये जुड़ेगा 13 चौके 52, यानी कि 5.2। इसको घटा लो तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 की ओवरऑल कमी होगी। अब ये 13 की कमी कब नहीं होती, जब 7वीं संख्या होती तो कमी नहीं होती, लेकिन 7वीं संख्या को भगा देंगे तो उसके जाने से 13 की कमी हो जाएगी। तो 13 की कमी तो सबका होगा ना। टोटल 19 संख्याएं थे जिसमें से एक संख्या 7वीं को निकाल दी तो 18 संख्या रह गया। तो 18 संख्याओं में 13 की कमी होगी। इसको 18 से डिवाइड कर दो, कितने की कमी आएगी, तो आप बोलेंगे 0.18 से 126 होता है, 0.7 की लगभग कमी आएगी। एक ही स्थान तक निकालना है, इसीलिए हमने एक ही पॉइंट निकाला। तो पहले से एवरेज था 48, इसमें अगर 0.7 की कमी आ जाएगी तो ये कितना बन जाएगा, 47.3 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम सवाल पर आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसके जो माध्यिकाएं हैं, मेडियंस हैं, BD और CE जो हैं वो ट्रायंगल ABC की मेडियंस हैं। ठीक है, और एंगल A पर 90 डिग्री का कोण बनता है। CE की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, और हमें BD की वैल्यू निकालनी है। आपने मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, माध्यिका का, काफ़ी ईजी है। पहले मैं एक बार आपको बता दूँ इसको डायग्राम से कि ये क्या कहना चाहता है। देखो जैसे मैंने ये खींच दिया,
1, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो है ये ए पर 90 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये बी है और ये मान लेता हूँ सी है, और बी से बी डी एक माध्यिका है और सी से एक माध्यिका है, कौन सा, सी ई, ये है और ये बी डी है। अब ऐसे कंडीशन में देखो आपको ये बात पता होगी दोस्तों, बी सी की वैल्यू 10 दे रखी है, कोई बात नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये आपको पता होगा दोस्तों कि बी डी का स्क्वायर और ई सी के स्क्वायर का जो 4 टाइम्स होता है वो 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर होता है। ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ, देखो ऊपर लिखता हूँ, और देखो भाई 4 टाइम्स ऑफ किसका, बी डी का स्क्वायर, बी डी तो हमें निकालना है तो मैं x मान लेता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा दोस्तों 4 और अंदर मैंने लिख लिया x स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर कर रहा हूँ, बताओ सी ई का स्क्वायर कितना होगा, सी ई जो दिया है यही दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25/4 और गुना में 13 भी होगा, तो 13 को आप चाहो तो 25 से गुना कर लो एक ही बार, तो 13 × 5 = 65 का 5 और 13 दूना 26 और 6 32, 325/4 आ गया और इक्वल टू आ गया 500, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा तो 100 और ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब देखो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x² इक्वल टू 500 में से 325 अगर आप घटाते हैं, 500 में से 325 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 175 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √175 और बटा 4। 175 कितना होता है, 25 × 7 = 175 होता है, 25 7 जा तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और अंदर √7 रह जाएगा, 5/2 √7, दैट इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, पीडीएफ जरूर अपना भेजना, अपना रिस्पॉन्स शीट जो होता है आंसर की का जरूर भेजना। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।